Hello everyone, today we will discuss about the theory of industrial location given by Alfred Weber. So Alfred Weber जो थे वो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे और वो एक पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक साइंटिफिक और एक डीप एनालिसिस दिया था इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में। इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी वो इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो कि सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी 1909 में और फिर बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में 1929 में। इस थ्योरी को प्योर थ्योरी भी कहा जाता है बिकॉज इसका जो अप्रोच था वो एनालिटिकल अप्रोच था। सो मेन बेसिक इस थ्योरी का ये था कि ऐसे फैक्टर्स का स्टडी करना जो इंडस्ट्री को अपनी तरफ खींचते हैं और उसकी जोग्राफिकल रीजन जो होता है उसको चेंज करते हैं फैक्टर्स के हिसाब से। सो इनका जो ये अप्रोच था डिडक्टिव भी था। इनका जो थ्योरी थी वो अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेती है कि जिनसे मतलब इंडस्ट्रीज़ जो है वो अफेक्ट होती हैं। सो प्रॉब्लम क्या थी इनकी थ्योरी की कि ही वांटेड टू फाइंड आउट why did industries move from one place to another and what factors determined that moment। तो इनका मानना ये था कि आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं कि इंडस्ट्रीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके मूवमेंट का ज़िम्मेदार होते हैं। सो कुछ सोच विचार करने के बाद इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक रीजनल प्राइमरी फैक्टर्स और एक जो सेकंड था सेकेंडरी फैक्टर्स, उसमें आ जाते थे एग्लोमेरेटिव और डेग्लोमेरेटिव फैक्टर्स। सो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं एग्लोमेरेटिव और डेग्लोमेरेटिव क्या है। जब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ एक जगह पे हमारी सेटअप होती हैं, इट मीन्स अगर हम कहें एक क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसको एग्लोमेरेटिव कहेंगे, एग्लोमेरेटिव काइंड ऑफ इकोनॉमी। और जब डेग्लोमेरेटिव होती है तो इसका मतलब इंडस्ट्री जो अलग अलग जगह पे हैं, स्कैटर्ड हैं, तो उसको डेग्लोमेरेटिव कहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने रीजनल फैक्टर्स जिसको हम लोग ने पढ़ा है प्राइमरी फैक्टर्स, रीजनल फैक्टर्स को बताया है कि ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट होते हैं बिल्डिंग से, वहाँ की मशीन से, वहाँ का मटेरियल जो अवेलेबल हो वहाँ पे, और जो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा हो या टैक्स लग रहा हो उस प्रॉपर जगह पे। अब जैसे जगह भी वेरी करती है, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स थोड़ा कम लगाया होता है और कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब रीजनल फैक्टर हमारा क्या है? रीजनल फैक्टर हमारा एक प्राइमरी कॉज है। सो अकॉर्डिंग टू वेबर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। मतलब वेबर ने कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक इंडस्ट्री की लोकेशन को सेटअप करने में। हर इंडस्ट्री ऐसी जगह चाहेगी अपना इंडस्ट्री सेटअप करना जहाँ उसको कम से कम अमाउंट देना पड़े ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे, और जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स थोड़ा पास में हो, मतलब रिसोर्सेस पास में अवेलेबल हो, और अभी यहाँ पे बनाया और मार्केट भी पास में हो कि वहाँ पे सेल कर पाए। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्होंने इम्पोर्टेंट बताए हैं। इनके अकॉर्डिंग जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है ये कैसे हम लोग पता लगाते हैं? द वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑन द वन हैंड एंड डिस्टेंस टू बी कवर्ड ऑन द अदर। मतलब वही बताया गया कि कितना वेट हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और कितनी डिस्टेंस पे हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कवर्ड किया गया है। ये जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस पे भी डिपेंड करता है कि चीज़ें किस हद तक वहाँ पे हैं। अब जैसे देखिए अगर हम बात करें कि अब अगर हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और वहाँ की रोड अच्छी है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा, लेकिन अगर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोड अच्छी नहीं है या वहाँ का जगह अच्छा नहीं है तो वो हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर हम लोग अपना कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी चीज़ लेके जा रहे हैं तो वो अपना ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि रोड के काइंड जो है वो
वेरी करेंगे। और जैसे कि रोड है होती है वो एक कनेक्टेड होती हैं दूसरी कनेक्ट दूसरे से। सो ऐसा रोड जो मतलब जैसे मान लीजिए अगर हमें इस एक रूट से जाना था, उस रूट पे कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, कोई भी ऐसा नेचुरल फिनोमिनन की वजह से ऐसा दिक्कत हो गया कि हम उस रोड से जा नहीं सकते, तो अब हमें एक लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा और वो रूट लंबा है। तो इससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हम इतना लेके चल रहे थे वो अपने आप बढ़ जाएगा। सो ये कुछ उन्होंने बताई हैं। और एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि अगर जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चीज़ लेके जा रहे हैं और उस चीज़ को कोई नुकसान ना पहुँचे, तो मतलब उसके लिए एक अलग से कॉस्ट इन्होंने बताई है। अब लोकेशनल फ़िगर जो है, रीजनल फिगर में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इन्होंने कुछ लोकेशनल फिगर की भी बात की गई है। अकॉर्डिंग टू हिम, इंडस्ट्री विल ट्राई टू सी दैट इट इज़ लोकेटेड एट अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल नियरेस्ट टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। मतलब अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, यही चीज़ वो बार बार बताया जा रहा है कि रॉ मटेरियल जहाँ पे अवेलेबल होगा ईज़िली वहीं पे हम लोग अपना लोकेशन सेटअप करेंगे कि हाँ हमें यहीं पे लगाना है अपना इंडस्ट्री कि। और इन्होंने मटेरियल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यूबिक्विटस मटेरियल जो कि हर जगह सूटेबल होता है, जैसे कि हर जगह मिल जाएगा, ब्रेक क्ले एक्सेट्रा, ये सब कहीं भी मिल जाता है। और लोकलाइज्ड मटेरियल जो कहीं कहीं अवेलेबल होता है जहाँ उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे आयरन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये कुछ ही रीजन्स में अवेलेबल होते हैं। और इनफैक्ट ये जो लोकलाइज्ड मटेरियल्स हैं यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं लोकेशन की फैक्ट्री को सेटअप करने में, क्योंकि यही वो जो होते हैं, यही जो चीज़ें हैं, यही रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ की जाती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड। सो इन्होंने एक और हिस्से में डिवाइड किया गया है, इन्होंने एक और कैटेगरी की गई है रॉ मटेरियल की। एक है प्योर, एक है लूजिंग वेट रॉ मटेरियल। ठीक है, तो प्योर क्या है, जैसे लाया वैसे यूज़ कर लिया, ठीक है, उसमें कुछ फेरबदल नहीं किया गया। लेकिन अगर वेट लूजिंग की बात की गई कि जैसे अब अगर हम लकड़ी लेकर आए, वुड लेकर आए, और फिर बाद में अब हम वुड ऐसे का ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करना है या फिर किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करना है, चेयर टेबल किसी काइंड ऑफ फर्नीचर में कन्वर्ट करना है, तो हमें कारपेंटर को बुलवाना पड़ेगा, उसको बनवाना पड़ेगा। सो इससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अपना वेट लूज़ करेगा। वेट लूज़ करना मतलब ये नहीं कि वो अपना उस हिसाब से वेट लूज़ करेगा कि हाँ वो 10 किलो था तो 8 किलो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब वो अपनी प्योरिटी यानी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ का कुछ हिस्सा वो लूज़ करेगा। इसका मतलब अभी वो जैसे वुड था तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाला जाएगा तभी तो वो पूरा अच्छे से बनेगा, तो उसकी बात की है इन्होंने। और फिर बाद में एग्लोमेरेटिव और डेग्लोमेरेटिव फैक्टर्स, तो ये जो है ये इनको लोकेशन को सेटअप करने में सेकेंडरी फैक्टर बताया गया है, जिनकी वजह से जो है हमारा लोकेशन जो है वो वेरी करता है। अब कैसे, अगर एग्लोमेरेटिव है तो इसका बहुत तरह से फ़ायदा है। अब अगर कई सारी अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, कई सारी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्री एक जगह पे सेटअप है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देगी कि अरे यार ये जगह तो बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड हो रही है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, तो यहाँ के लोगों को टैक्स कम देना पड़े, या फिर यहाँ के लोगों को रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल कराया जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करा दिया जाए। मतलब कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है जिससे कि इन लोगों को आसानी हो। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी वो लगाती है इन लोग के ऊपर कि मतलब ये लोग अपना मनमाने ढंग से कुछ ना करें। हाँ, और डेग्लोमेरेटिव में क्या होता है, सब कुछ जैसे ये सब कुछ एक इधर है तो एक इधर है, स्कैटर्ड होता है। तो डेग्लोमेरेटिव और एग्लोमेरेटिव फैक्टर में ये डिफरेंस है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर सेटअप करना है तो पहले हम सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे
कहीं है फैक्ट्री इंडस्ट्री या फिर नहीं है, क्योंकि अगर बहुत दूर पे है एक और एक बहुत दूर पे है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी होता है ना इंडस्ट्रीज़ के आपस में, तो वही एक्सचेंज के लिए हमें चाहिए होगा कि इंडस्ट्री हमसे ज़्यादा कोई दूर ना हो, कोई इंडस्ट्री पास में भी होनी चाहिए कि हम अपना मटेरियल उनसे एक्सचेंज कर लें और वो हमसे भी एक्सचेंज कर लें। सो इससे भी उन लोग का हेल्प होता है। तो इन्होंने बताया है स्प्लिट इन लोकेशन। इन्होंने बताया स्प्लिट इन लोकेशन। So Weber has considered the possibility of location of an industry at more than one, particularly when production in an industry can be carried independent and at more than one place। तो मतलब इनका मानना ये है, मैं स्प्लिट इन लोकेशन मतलब क्या कि अगर देखिए, अगर हम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पे सबसे परफेक्ट लोकेशन है, सब कुछ सही है। इसका मतलब ये भी है यार कि कहीं और पे भी लोकेशन ऐसी होगी जो इसी के हिसाब से एकदम परफेक्ट होगी, जहाँ पे हम अपनी लोकेशन सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम वहाँ सेटअप करेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा फैक्टर्स अवेलेबल हों ईजीली एट अ चीपर रेट। और लोकेशन कपलिंग की जो इन्होंने बात की है, अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ जस्ट पॉसिबल टू कंबाइन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एट वन प्लांट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सेवरल रॉ मटेरियल फ्रॉम द सेम सोर्स। मतलब इनका मानना ये है कि जब सेम सोर्स से रॉ मटेरियल्स आते हैं तो जो प्रोडक्शन है अलग अलग चीज़ों का उसको मतलब कंबाइन कर दिया जाए एक प्लांट पे। के कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म मतलब क्या, जो लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया था इनकी थ्योरी को, इनकी थ्योरी में कुछ ऐसी बातें होंगी जो अच्छी नहीं लगी होंगी लोगों को, या जो फैक्ट से मिलती जुलती नहीं होंगी। सो फर्स्ट इन्होंने जो आइडिया दिया था फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ कंजम्पशन का, वो बिल्कुल तरह से गलत है, क्योंकि मार्केट हमारा कॉम्पिटिटिव है, पहला हमें ये पता है। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन एक ही जगह पे इकट्ठा है। अगर 10 लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोग लखनऊ में रह रहे हैं तो 10 लोग कोलकाता में नहीं रह सकते हैं, वहाँ पे पता चले 8 ही लोग रह रहे हो, मतलब एग्ज़ाम्पल दिया है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब पॉपुलेशन जो है वो स्कैटर्ड है, इकट्ठा नहीं है। यहाँ पे भी इतने लोग हैं तो वहाँ पे भी इतने लोग हैं, कोई भी चीज़ होमोजीनियस यहाँ पे है नहीं। सो उस हिसाब से कंजम्पशन जो है वो अलग अलग होगा, इकट्ठा नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं हो सकता। और सेकंड है वर्क जनरलाइजेशन। सो इन्होंने कोई भी प्लेस नहीं दी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंडस्ट्रियल लोकेशन में। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोकेशन को सेटअप करने में। अब जैसे कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो गए हैं, सोशल फोर्सेस हो गई, जो कि वहाँ की इंडस्ट्री को सेटअप करने में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनको इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। इनके अजम्पशंस जो थे वो पूरी तरह से अनरियलिस्टिक थे, क्योंकि इन्होंने जो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिया गया है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन्होंने वेट को लिया है, डिस्टेंस को लिया है, जैसे कि हमने पढ़ाई था वेट और डिस्टेंस। तो इन्होंने कहीं कुछ यही नहीं बताया कि गुड जो है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर जैसे है फॉर एग्जांपल अगर हम वुड को लेके जा रहे हैं तो वुड को लेके जाने में तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर वहीं हम कोई ग्लास का बना कोई चीज़ लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे उसका हैंडलिंग कॉस्ट हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन हो जाएंगी। तो उस कॉस्ट को इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया है, और इन्होंने रीजन जो होता है वो उसको भी इग्नोर किया कि यहाँ से वहाँ अगर ले जाएंगे तो यहाँ की जगह के हिसाब से, वहाँ की जगह के हिसाब से टैक्स रेट, और अगर हम लोग देखें कि वहाँ का
वहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से रेट भी तो बढ़ेगा, तो उसको इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया है। लेबर सेंटर नोशन डिफेक्टिव। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा था कि लेबर का फिक्स सेंटर होता है जिसमें अनलिमिटेड सप्लाई होता है लेबर का एक टाइम पे। मतलब इन्होंने कहा है कि हमारे जो लेबर्स हैं, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है जो वर्क करेगी एज अ वर्कर, वो अनलिमिटेड है। और ये अजम्पशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिक्स्ड लेबर सेंटर्स नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम रह रहे हैं तो बिल्कुल हमारे पास में ही बहुत सारे हमें लेबर्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर इंडस्ट्री जब सेटअप होती है तो वो नए लेबर सेंटर्स बनाती है। मतलब नए लेबर सेंटर्स का मतलब क्या है, लेबर्स की नई नीड बनाती है। और किसी भी सेंटर में अनलिमिटेड लेबर्स नहीं हो सकते। मतलब वहाँ पे अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो सकती और अनलिमिटेड लोग हायर भी नहीं किए जा सकते हैं। अब नॉट अ डिडक्टिव थ्योरी, इनकी जो थ्योरी थी वो आर्टिफिशियल थी। और जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स के बीच में आर्टिफिशियल इन्होंने डिस्टिंक्शन दिया था, जिससे लोकेशन इंडस्ट्री का वेरी करता है। वेबर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट आर ओनली जनरल कॉस्ट। इनके लेबर कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बस ही एक जनरल कॉस्ट थे। और इन्होंने ये बिल्कुल तरह से नहीं बताया कि कैपिटल कॉस्ट और मैनेजमेंट कॉस्ट को कैसे इंक्लूड किया जाए या कवर किया जाए और क्यों ना कवर किया जाए। मतलब इस टाइप का उन्होंने कुछ नहीं बताया था, थोड़ा सा हिंट दे दिया, बाकी कुछ नहीं बताया था इन्होंने। अब इनके जो अजम्पशंस थे वो अनरियलिस्टिक थे। कैसे, जैसे कि हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, वेट और डिस्टेंस पे बताया था इन्होंने। अब इनकी जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से टेक्निकली ओवरबर्न थी। कैसे ओवरबर्डन थी, कैसे, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से कॉस्ट प्राइस जो टेक्निकली होगा उसी पे पूरा फोकस किया, बाकी किसी पे फोकस नहीं किया। अब हमने इतना पढ़ लिया है कि इनकी थ्योरी में ये भी चीज़ गलत थी, ये भी चीज़ गलत थी, तो आखिर सही क्या था। इन्होंने पूरी अच्छी तरह से बताया है कि लोकेशन के जो फैक्टर्स हैं, जो कि हमने पढ़े हुए हैं, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक जगह की लोकेशन को, ये इन्होंने अच्छे से बताया है। और सेकंड चीज़ इन्होंने जो बताई है वो ये बताया है कि अगर हम फैक्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट कर सकती हैं, या फिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पहले से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिससे हमारा कॉस्ट इन्फ्लुएंस होगा। बाकी कॉस्ट वाला जो थ्योरी है उसमें इन्होंने कोई डीप एनालिसिस नहीं दिया, वो एक सिंपल थ्योरी है जो इन्होंने ऊपर ऊपर से दे दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।